शुरुआत करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए डायस्पोरा के सामने प्रशंसा की कि पिछले 10 वर्षों में बहुत तेज रफ्तार से ये सरकार चल रही है, बहुत कुछ हासिल किया है। विपक्ष का यही आरोप है कि आपकी सरकार हमेशा यही बताती है कि जो कुछ इस देश में हुआ है वो 2014 के ही बाद हुआ है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका मतलब यह है कि 2014 के बाद बहुत कुछ हुआ है और यह बात सही है। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2014 से पहले होती थी और अब नहीं हो रही, वो भी देखने को मिलता है। जो मैं कई बार अंजना जी आपके शो में भी बोल चुका हूं कि चंडीगढ़ से चेन्नई तक धमाके होते थे और गुवाहाटी से सूरत तक धमाके होते थे और लखनऊ, फैजाबाद, पटना गया, नागपुर, सब जगह धमाके होते थे। वो अब नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और 2014 से पहले कोई हमारे यहां आके घुस के मार के चला जाता था, अब हम जाके घुस के मार के चले जाते हैं। अब आइए डिप्लोमेसी पे बात करते हैं, चूंकि आज का विषय यह है। अभी प्रधानमंत्री जी रूस के दौरे पर हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में जिनकी दृष्टि ही नकारात्मक होती है, विघ्न संतोषी जिनके लिए कहते हैं। आज भारत के लिए कितना अद्भुत दृश्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शायद विश्व के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसका जितनी गर्मजोशी से अमेरिका में स्वागत हुआ है, उतनी गर्मजोशी से रूस में स्वागत हो रहा है। मेरे विरोधी मित्र, कृपया मुझे कोई एक राष्ट्राध्यक्ष आज विश्व का बता सकते हैं? चाइना, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, बड़े बड़े देश जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनको कि व्हाइट हाउस में भी डिनर दिया गया हो, स्टेट डिनर, जब प्रधानमंत्री जी गए थे, और आज पुतिन अपने घर पर बैठ के 5 घंटे बातचीत कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत ने अपनी क्या दक्षता प्राप्त की है। और दीपक वोरा साहब बैठे हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, रूस भारत को S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जो दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो रूस ने अभी तक किसी भी देश को नहीं दिया है। यह बात गौर करिएगा। और अमेरिका भारत को प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, जो अभी तक नाटो के बाहर किसी देश को नहीं दिया है। यह दिखाई नहीं पड़ता। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा भी काम किया, कोई कहेगा विदेश नीति की बात नहीं है, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ क्या मामला है। इस समय हमारा सबसे ज्यादा फॉरेन की जो करेंसी खर्च होती है वो पेट्रोलियम पे खर्च होती है। $45 लाख का हम रूस से ले रहे हैं तेल, और किसमें ले रहे हैं? रूपी रूबल में, यानी डॉलर की जरूरत ही नहीं। ये सब लोग, अंजना जी, लोग गाना गाते ना, डॉलर कम हो गया। अरे भाई, डॉलर की अब हमें जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ा हमारा फॉरेन का इंपोर्ट हो रहा है वो रूपी रूबल में हो रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम के कीमतों को, जो कि अभी प्रधानमंत्री जी बोल भी रहे थे कि दुनिया में नियंत्रण पाना मुश्किल हुआ, पर हम नियंत्रण पाने में सफल रहे। और मुझे एक बात और कह दूं कि मुझे एक बात बड़ी विचित्र, दुखद और विडंबनापूर्ण लगती है जब कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं। आज डिफेंस में सबसे बड़ी लीगेसी जो है हमारी, मैं ये भी कहूंगा बाध्यता है हमारी, रूस के साथ संबंध बना के रखना। क्योंकि 70-80 के दशक में, 90 के दशक में सारे के सारे इक्विपमेंट जो थे हमारे, सब रूस से लिए गए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, लोगों को एक पॉइंट ध्यान नहीं होगा, दीपक जी को जरूर ध्यान होगा। हमारा बोफोर्स का मामला हम स्कैम के रूप में तो देखते हैं, बट बोफोर्स वॉज द फर्स्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया आउटसाइड सोवियत ब्लॉक। उससे पहले हम सोवियत ब्लॉक के अलावा कहीं से लेते ही नहीं थे। सारे मिग विमान उसी के जमाने के हैं, AK-47 विमान उन्हीं के जमाने में है। तो इस कारण से हमारे लिए अपरिहार्यता भी है कि रूस के साथ हमारे इतने मधुर संबंध बने रहे। मगर आज देखिए उस अपरिहार्यता को कितनी परिपक्वता के साथ प्रधानमंत्री जी ने किया है कि रूस कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। अब सुनिए, चाइना का भी बयान आया है आज। वो कह रहा है हमें उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है अगर भारत और रूस के संबंध बेहतर हो रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग विदेश नीति की रत्ती भर भी समझ रखते हैं और उनके अंदर रत्ती भर भी बुद्धि है, तो वो इस प्रकार की बात की आलोचना करने की सोच ही नहीं सकते। ये भारत की वैश्विक कूटनीति और डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी, यानी कूटनीतिक दक्षता का एक अद्भुत उदाहरण है जो प्रधानमंत्री अभय दुबे जी, अब आपकी बारी है। आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कई नेताओं के बयान आए। प्रधानमंत्री जब बीते 10 वर्षों की जो उनका ये मानना है कि बहुत तेज गति में रफ्तार इस देश का हुआ है, उस पर टिप्पणी करते हैं, तो कांग्रेस के कई नेता, जिसमें हम लोगों ने प्रमोद जी को भी सुनाया, उनका यह कहना है कि वो अभी तक जो भारत ने हासिल किया था उसकी अनदेखी करते हैं। ऐसा क्यों मानती है कांग्रेस पार्टी? और दूसरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि रूस के सहयोग से जो हम वहां से तेल लेते रहे उसकी वजह से हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी अंकुश रखा और महंगाई पर भी, इन्फ्लेशन पर भी, जबकि दुनिया उसका दंश झेल रही थी।
दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, पहले तो शोभा नहीं देता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री दूसरी देश की धरती पर जाकर भारत की बुराई करें, मगर ये भारतीय जनता पार्टी का अब कृतित्व बन गया है। हाँ, प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद आजाद भारत के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 70 भर्ती परीक्षाएं हिंदुस्तान में पेपर लीक हुए और करोड़ों बच्चों का भविष्य उससे रोन दिया गया हो। किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ दोस्त की 1600 करोड़ रुपए रोज प्रधानमंत्री जी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। G20 देशों में भारत की पर कैपिटा जीडीपी सबसे नीचे है प्रधानमंत्री जी। आप उत्सव मनाने विदेश गए हैं, इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण हैं। नवंबर 2018 में आप अमेरिका गए थे, ट्रंप साहब से गले मिले, तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस हमारा था, जहां पर हजारों वस्तुएं इंपोर्ट फ्री हम 70 के दशक से दिया करते थे, क्योंकि वो ट्रेड प्लस पार्टनर है हमारा। एक क्षण में प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से ट्रंप साहब ने आदेश निकाल दिया कि भारत के इस दर्जे को मैं समाप्त करता हूं। आपने मुंह तक नहीं खोला। उसने कहा इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और पेरिस कन्वेंशन से बाहर हो गया, लेकिन आपने प्रतिक्रिया तक नहीं दी। प्रधानमंत्री जी, आज क्यों कह रहे हैं सब लोग? आज जयराम रमेश जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सवाल क्या खड़ा किया प्रधानमंत्री जी? दो महत्वपूर्ण कारण हैं। आज नेटो का 75th उनका कन्वेंशन है जो वॉशिंगटन में ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिस समय आप गए हैं उस समय कीव में बहुत घातक हमला किया गया है रशिया के द्वारा बच्चों के अस्पताल पर प्रधानमंत्री जी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई, कैंसर पीड़ितों की जान गई। मैं नहीं, आज तक की स्टोरी कह रही प्रधानमंत्री जी। हम पूरा देश, समूचा देश भारत की सरकार से विदेश के संबंधों पर आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल सही बात है, ऑल वेदर अलाई रशिया हमारा रहा है पहले भी और आज भी, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है उसको गंभीरता से समझना होगा प्रधानमंत्री जी। क्या ये कहना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि चाइना और रशिया का जो अलाइनमेंट है उसके इतर हम लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रशिया की होगी? तो आप गलत फहमी में, अभी आपने कहा और मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेक इन इंडिया, रशिया को अप्रिशिएट कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, जब आप सरकार में आए थे तो $10 बिलियन का हमारा ट्रेड पार्टनर था रशिया, वो $65 बिलियन हुआ। लेकिन हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं ये बताइए ना मेक इन इंडिया में, $3.2 बिलियन, और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? $61 बिलियन से अधिक का। प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे वो तो रशिया ने पर सैंक्शन लगे सुधांशु त्रिवेदी जी, इसलिए डॉलर में पेमेंट नहीं तो दिरहम और डॉलर में ही हम लोग रशिया से जब क्रूड ऑयल ले रहे थे तो पेमेंट भुगतान उसका कर रहे थे। हिंदुस्तान के लोगों को क्या फायदा मिला बताइए? वो कौन कंपनियां हैं जिन्होंने रशिया के क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री में बेचकर मोटा माल कमाया? हिंदुस्तान के नागरिकों का जो 110-109 रुपए लीटर का पेट्रोल है, 100 रुपए के आसपास का डीजल है, वो मिल रहा है प्रधानमंत्री जी, उसमें कोई रियायत नहीं है। बात इतनी है कि एक बहुत गंभीर घटना हुई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के युवकों को भरमा करके रशिया ले जाया गया, ये कह करके कि वहां उनको नौकरी के अवसर मिलेंगे, और उनसे सेना के बॉन्ड भरवाए गए हैं जिनमें कई लोगों की मौत हुई। ये मामला मुखरता से जब उठाया तो विदेश मंत्रालय ने कहा वो यूक्रेन के युद्ध में रशिया ने उनको झोंक दिया है, उनकी बगैर सहमति के झोंक दिया है। कहा कि 10 साल का कारावास होगा अगर आपने नहीं किया। मैं आपको इसका प्रामाणिक वीडियो भी बताता हूं। ये कई सारे वीडियो पोस्ट किए, आप संज्ञान तक नहीं लेना चाहते। हम नहीं कहना चाहते रशिया से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, मगर आपको आपकी सिर्फ राजनीतिक रोटियां वहां जाकर नहीं सेकनी है। भारत के संबंधों के संदर्भित जो विषय है वो मुखरता से, और ये समय का चुनाव पूरा विश्व कह रहा है हमारे सहित कि समय का चुनाव ठीक नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये संदेश गया है जी अभय जी हमला रशिया ने किया। हाँ, 3 मूल प्रश्न है आपके, तीनों का जवाब उनसे ले लेते हैं। एक तो वो टाइमिंग पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें अन्य देश में हमने देखा है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं किया, मतलब हमने तेल उनसे खरीदते रहे हम क्योंकि हमको अपनी परिस्थिति देखनी थी, और वो कह रहे हैं इसमें राहत की कोई बात नहीं है देश के लिए। और जो भारतीय मूल के लोगों को वहां झोंका गया युद्ध में, उस पर भी उनका प्रश्न है। जी सुधांशु। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। वो तो विषय प्रधानमंत्री जी ने उठाया और 2 लोगों की मृत्यु हुई है यूक्रेन के युद्ध में, यह बात भी आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं अभय दुबे जी को कांग्रेस के अपेक्षाकृत भद्र और विद्वान प्रवक्ताओं में मांगता हूं, मगर कांग्रेस की क्या मजबूरी है। पर कैपिटा की बात करते हैं तो आपको पता है पर कैपिटा इनकम में दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश कौन है?
पता है आपको? नहीं पता तो बता देता हूं, सिंगापुर है। तो सिंगापुर की विश्व राजनीति में कोई स्थिति है क्या? जब जैसी स्थिति आ जाए, अरे भाई तुलना समान रूप के देशों में होती है। आप पर कैपिटा के ऊपर जाएंगे तो सिंगापुर की कोई हैसियत नहीं है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार का करने में। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग कैसी विचित्र बात करते हैं, कहते हैं $60 लाख का हो रहा है तो इतने $1 बिलियन का, तो इसमें कितना एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है? अरे मेरे भाई बता तो दिया, पेट्रोल हम सिर्फ इंपोर्ट ही कर सकते हैं। और मेरे भाई आपके जमाने की लीगेसी है जो हमें इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं अगर हमने $3 बिलियन का भी कर दिया है तो वो अपने आप में एक उपलब्धि है महोदय। ये आप अगर कहते हैं कि भाई पेट्रोल हमें सिर्फ इंपोर्ट करना है, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि यूक्रेन के ऊपर अटैक हो रहा था और एक मुंह से शब्द नहीं निकला, तो हम तो सरकार में हैं, हम तो भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेसी में काम करना हमारा कार्य है। मगर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने इजराइल हमास युद्ध के ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के पक्ष में, एक शब्द बोला जो हमास ने मारा था लोगों को, जिस बर्बरता के साथ जाकर इजराइल में शुरुआत हमास ने की थी, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। क्यों नहीं बोला और आपको बोलने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिलिस्तीन पर क्यों प्रस्ताव पारित हुआ? सोनिया गांधी जी ने क्यों आर्टिकल्स लिखे और प्रियंका गांधी जी ने क्यों ट्वीट किया? और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कर रहे थे तो रूस यूक्रेन पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव, चाइना ताइवान पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव, कुवैत और इराक पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव, सोमालिया पर भी देखा होता आपका कोई प्रस्ताव। जवाब तो आप लोगों को, जो जयराम रमेश जी और इनके नेता कहते हैं, अरे शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए कि जहां सीधे बगैर उकसावे के लोगों को मारकर नृशंसता से हत्या की गई, परोक्ष रूप से उनके समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किए कि चंद कट्टरपंथी वोट यहां पे मिल जाएंगे। उसके लिए जबकि आप विपक्ष में थे, आपको कोई आवश्यकता नहीं थी बोलने की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विदेश नीति के ऊपर और रूस के ऊपर, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा जो लोग रूस के हाथ की बात करते हैं, अब मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, बहुत अब तो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है साहब, वो केजीबी की तमाम आर्काइव्स खुल गई हैं। रूस के आगे कांग्रेस की सरकारें कैसे नतमस्तक थीं 60 और 70 के दशक में, अब ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसलिए हम बराबरी के साथ दोस्ती पे बात कर रहे हैं, आप लोग दंडवत होकर बात कर रहे थे। और मैं 3-4 किताबें तो कहीं अभी गिना सकता हूं, कोई भी जाके पढ़ दे। इसलिए कांग्रेस वाले जब ये बोलते हैं तो बड़ा दुख भी होता है और यह भी लगता है कि कितने छल और षड्यंत्र के साथ बोलने का प्रयास करते हैं कि जहां सेना को कमजोर करो, हमारी पेट्रोल की सप्लाई को कमजोर करो और जरूरत पड़ने के ऊपर भारत के अंदर सांप्रदायिक कट्टरपंथा को बढ़ा दो। मगर नहीं साहब, अभी देखिए इनसे कहता हूं, रूस में दागिस्तान में भी तो हमला हुआ है ना, वो किसके उकसावे पे हुआ है? भारत में कट्टरपंथी ताकतें सर उठाती हैं तो आप कहते हैं कि साहब तो बीजेपी आरएसएस की वजह से हो रही। वो बोस्निया हर जगह, ये चेचेनिया में रूस में हो रहा है, वो किसके? हमारे कहने पे हो रहा है। दागिस्तान में हो रहा है, हमारे कहने पे हो रहा है। इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए कि तिजारत के तराजू पे लोग तौल देना चाहते हैं।